आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले सेशन में हमने हिंदी व्याकरण से अलंकार जो है उन्हें पढ़ना शुरू किया था। अलंकार, मैंने आपको बताया कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और जिस तरह अलंकारों को पहनने से, आभूषणों को पहनने से हम अपने सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, उसी तरह काव्य में अलंकारों के द्वारा हम काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं। और इसके बारे में और भी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आज भी हम इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे, अलंकार ही पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हिंदी व्याकरण का अलंकार। तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आपको ये सारी चीजें कॉपी में लिखनी भी हैं, घर में रिवाइज भी करनी है और उदाहरणों से इसे समझना भी है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पिछले सेशन में हमने अलंकारों में सबसे पहले अलंकार की परिभाषा हमने पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले चमत्कार को हिंदी व्याकरण में अलंकार कहते हैं। और इसकी मैंने आपको एक और परिभाषा लिखवाई थी कि साहित्य के अंतर्गत काव्य शरीर, साहित्य के अंतर्गत काव्य शरीर। काव्य शरीर क्यों कहा गया है यहाँ पर? जैसे मनुष्य अपने शरीर पर आभूषण धारण करके अपने सौंदर्य में वृद्धि करता है, तो उसी प्रकार काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दों एवं अर्थों से सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण ढंग को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि अलंकार के भेद, और मैंने यहाँ पर आपको अलंकार के भेदों के बारे में बताया था कि अलंकार किस किस तरह से हो सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल पहले आप लोग को बताया, जैसे तरिन तनु जातक तमाल तरुअर बहु छाए। दूसरा, पीपल पात सरस मन डोला, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो इस प्रकार मैंने आपको तीन यहाँ पर सेंटेंस, तीन वाक्य मैंने आपके लिए लिखे थे, और तीन वाक्यों के आधार पर मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से जो अलंकार होते हैं उनके भेदों को हम समझते हैं, उनके भेदों को हम पढ़ते हैं। तो मैंने अलंकार के आपको दो मुख्य भेद बताए थे। अलंकार के दो मुख्य भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले शब्दालंकार और दूसरा अर्था अलंकार। तो शब्दालंकार जहां पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है। सबसे पहले हमने अलंकार के दो भेदों के बारे में जाना था, और दो भेदों में मैंने आपको बताया था कि पहले शब्द अलंकार, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था, तरिनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो आप देख रहे हैं त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात शब्द के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया गया है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया गया है और काव्य को सजाया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर शब्द अलंकार होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो जहां पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और यहाँ पर ये भी मैंने आपको बताया था कि जो अलंकार होते हैं इसमें शब्दालंकार जो होता है वो पहला अलंकार है, और शब्दालंकार के भी तीन उपभेद होते हैं। शब्दालंकार के कौन कौन से तीन उपभेद होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको दिया था कि पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो आज हम शुरू करेंगे अनुप्रास अलंकार से। तो बिल्कुल हिंदी व्याकरण की कॉपी खोलिए, और हिंदी व्याकरण की कॉपी में आप बिल्कुल वहीं से लिखना शुरू करेंगे जहां पर आपने पिछले सेशन में छोड़ा था, जहां पर आपने कॉपी में छोड़ा था कि हम अनुप्रास अलंकार पढ़ते, और आज अनुप्रास अलंकार से ही हम पढ़ना शुरू करेंगे, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, बस क्या है कि आप
सब सारे अलंकारों का कुछ महत्व होता है, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं कुछ सारे अलंकारों में होती है। तो आपको उन अलंकारों की उन विशेषताओं को पढ़ना है, विशेषताओं को समझना है। उसके बाद आपके लिए अलंकार पढ़ना बहुत ही ज्यादा इजी, आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, और ये है आपका शब्दालंकार का एक उपभेद। तो यहाँ पर शब्दों के माध्यम से अलंकार, शब्दों के माध्यम से काव्य को सजाया जा रहा है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जा रहा है। तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, जहां पर मैंने आपको बताया था, बिल्कुल यहीं से लिखना शुरू कीजिए। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, यानी कि बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण जानते हैं आप लोग, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार यानी कि बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार बिल्कुल एक एग्जाम्पल पहले भी बिल्कुल इसी तरह का यहाँ पर बताया था, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो आप इस पंक्ति को देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है। च वर्ण की आवृत्ति क्या है, वो बार बार हुई है। जैसे चारु चंद्र चंचल, एक से अधिक बार च वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात च शब्द से यहाँ पर इस वाक्य में चमत्कार उत्पन्न किया गया है, इस वाक्य के सौंदर्य को बढ़ाया गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। बिल्कुल एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। दूसरा, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। ये आपने पाठ पढ़ा होगा, श्री कृष्ण के बारे में आपके इस पाठ में दिया गया है। ये आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पाठ पढ़ा होगा, कल कानन कुंडल मोर पखा। तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ऊपर जो आपको पहला वाला जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ा था, इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और
यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा इसमें क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए दोनों वाक्यों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दोनों वाक्यों में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग कि अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है। तो एक ही पंक्ति आपको याद रखनी है कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि एक वर्ण आपको जहां पर एक से अधिक बार दिखाई देगा या बार बार दिखाई देगा वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पंक्ति आपको स्पष्ट रूप से याद करनी है, एक पंक्ति जो विशेषता है एक उसको स्पष्ट रूप से याद करना है। अगला है यमक अलंकार। ये भी आपका शब्दालंकार का दूसरा भाग है। यानी कि यहाँ पर भी आपको शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य देखने को मिलेगा, काव्य में चमत्कार देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि वहां पर हमने क्या पढ़ा था, सबकी अलग विशेषताएं हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यमक है या अनुप्रास है या फिर श्लेष है। तो आप देख रहे हैं अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और यमक अलंकार जो है बच्चों, यमक में क्या होता है कि जहां पर एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है परंतु उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एक शब्द की आवृत्ति बार बार होगी लेकिन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग अलग होगा। तो आप इस बात को, इस विशेषता को याद रखिए। चलिए पहले लिख लेते हैं यमक अलंकार में, जहां एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, यानी कि 2 बार भी आ सकता है शब्द या 3 बार भी आ सकता है, अधिक बार हो। और एक चीज बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है अनुप्रास और यमक अलंकार में। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात वर्ण क्या होते हैं, वर्ण होता है क, ख, ग, घ, अ, आ। तो यहाँ पर वर्णों की बात की जा रही है, लेकिन आप यमक अलंकार में देखेंगे यहाँ पर एक शब्द की बात की गई है। तो एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार जब होती है और आवृत्ति, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उनके अर्थ अलग हो, परंतु उनके अर्थ जो है वो अलग हो। जैसे जहां पर वर्ण के बारे में बात की जाए, आप देखिए केवल शब्द बार बार रिपीट होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए बात को कि जहां पर अनुप्रास अलंकार होगा वहां पर एक वर्ण, खाली केवल एक वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, ड़, कुछ भी जो वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार होगी। लेकिन यहाँ पे पूरे शब्द की, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल, लेकिन तीनों शब्द अलग अलग है, चारु भी अलग है, चंद्र अलग है, चंचल अलग है, लेकिन यहाँ पे शब्द एक ही होगा। एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी लेकिन उसके जो अर्थ होंगे वो अलग होंगे। तो वहां पर यमक अलंकार होगा, वहां पर
यमक अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरणों से समझिए। शब्दों की बात की है, काली घटा काली घटा का घमंड घटा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने वाक्य लिखा है काली घटा का घमंड घटा। तो दोनों घटा घटा शब्द जो है बार बार आवृत्ति हो रही है वाक्य में घटा शब्द की, लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग है। काली घटा अर्थात मेघ, घटा का क्या अर्थ होता है? मेघ, बादल। ठीक है, तो यहां पर काली घटा से अर्थ है मेघ या बादल। घमंड घटा, घटा का अर्थ है कम होना या समाप्त होना। तो काली घटा का घमंड घटा, दोनों शब्दों के दो बार भले ही शब्द की आवृत्ति हुई है वाक्य में, लेकिन दोनों बार आप देख पा रहे हैं कि अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। तो यहां पर आप देखेंगे जहां पर इस तरह से होगा कि शब्द जो है वो एक होगा, लेकिन अर्थ उसके अनेक होंगे या अलग होंगे। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं। देखिए, आपने कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ा होगा कि माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, तो यहाँ पर मन का जो शब्द आपके हैं, दो बार प्रयोग हुआ है मन का शब्द। तो दोनों बार यहाँ पर जो शब्द है उसका अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो इसको भी एक बार मैं आपके लिए लिख देती हूँ। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का पेर, कर का मन का कर का मन का डारी दे, मन का पेर। तो यहां पर आप देख रहे हैं, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर जो 4 बार आपका 3 बार मन का शब्द प्रयोग हुआ है, और 3 इसका यहाँ पर 4 बार जो प्रयोग हुआ है कि फिरा न मन का फेर। तो मन से यहाँ पर अर्थ है हृदय से, कि आप माला फेरते रह गए, लेकिन आपके हृदय में, आपके मन में कोई भी अंतर नहीं आया। कर का मन का डारी दे, कर का जो मन का यानी कि कर्म का जो मन का है उसको डार दे, उसको समाप्त कर दे। तो फिर मन का फेर, जो मन में है उस माला को फेर, यानी कि मन से माला को फेर। जो ये सोच रहे हैं कि आप ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वो बात को छोड़ दो, लेकिन मन से आप प्रभु की जो माला है उसको
फेरो और प्रभु को याद करो। तो दो मन का यहाँ पर दो शब्द बिल्कुल सेम है, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग अलग है दोनों शब्दों के। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, परंतु उसके अर्थ जो है वो अलग होते हैं। तो इस बात को बिल्कुल याद रख कर लीजिए कि यमक अलंकार में शब्द एक लेकिन अर्थ जो है अनेक। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार भी शब्द अलंकार का ही तीसरा भाग है। तो श्लेष, यहाँ पर श्लेष शब्द का प्रयोग किया गया है। श्लेष का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, लेकिन उससे बहुत सारे अर्थ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या जुड़ना। तो बिल्कुल याद रखिए कि शब्द एक होता है लेकिन अर्थ बहुत सारे जुड़े हुए रहते हैं। तो बच्चों, आज हमने अनुप्रास और यमक अलंकार सीखा और आगे का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम श्लेष अलंकार और अर्था अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये दो अलंकार बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें चीजें हम बाद में उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हर एक अलंकार की हैं, आप बस उसे याद रखिए, बाकी आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आगे के सेशन में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।